नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने कल जो बहुपद का जो टेस्ट लिया गया था, उम्मीद आप लोगों ने देखा होगा और उसके सवाल भी लगाए होंगे, उसका आंसर भी दिया होगा। तो आज उसके आगे जो हमारा अगला चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं, उसका जो हमारे एग्जाम्पल हो गए थे हमारे, अगर नहीं देखें तो उसको पहले देखें। उसके बाद में हमारी प्रश्नावली आती है 3.1। जो प्रश्नावली हमारी कितनी 3.1 प्रश्नावली है। तो इसके जो भी सवाल हैं, जितने भी सवाल इस वीडियो में हो जाएंगे, यानी आपको समझाने की कोशिश ज़्यादा होगी। ये नहीं होगा कि सवाल की संख्या ज़्यादा हो जाए, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। समझ के साथ में आगे बढ़िए। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। तो इसलिए सवाल चाहे भले ही 1 या 2 हो पाए, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो उसके आगे जितने भी उस तरह के सवाल हैं सभी समझ में आ जाएंगे। तो इसके आगे जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। तो चैनल को, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा सिद्ध करें कि c का ऐसा मान है, c एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 कामा 12x प्लस cy बराबर c जो है के अंततः अनेक हल होते हैं। इसका मान, इस मान को ज्ञात करें। किसका? इस c का मान। अंततः अनेक हल की बात कहा जाए तो अनेक हल की जो होती है उसके क्या होता है, तीनों हमारे इक्वल होते हैं। यानी a1 a2 क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों हमारे इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, उसके अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है हमारा। तो पहले इसको समीकरण बनाते हैं। cx प्लस का 3y बराबर का c माइनस का 3। ये cx प्लस का 3y माइनस का c प्लस का 3 हो जाएगा। अगर इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस का बराबर का 0 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 12x प्लस का cy बराबर का 5 दिया गया है, तो 12x प्लस का cy माइनस का 5 बराबर का 0। यहां से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहां से a1 कितना हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा c, b1 कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का c माइनस का 3। यहां से a2 कितना हो जाएगा हमारा 12, b2 कितना हो जाएगा c और c2 कितना हो जाएगा माइनस का 5। यहां पर कह रहा अंततः अनेक हल की बात कर रहा है। तो अनेक हल में क्या होता है हमारा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों हमारे इक्वल होते हैं। अंततः अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो पहले सबसे इसका मान रखेंगे। a1 कितना c दिया गया है, a2 कितना दिया गया हमारा 12 बराबर b1 कितना दिया गया 3 और b2 कितना दिया गया c बराबर c1 दिया गया माइनस का c माइनस का 3 बटे c2 कितना दिया गया माइनस का 5। ये माइनस कट गया हमारा। अब यहाँ पे दो दो इक्वल करेंगे। पहले इसको हम कर लेंगे और बाद में इसको कर लेंगे। c का मान निकलेगा, दो ही होंगे तभी तो निकल पाएगा, तीन होंगे तो कैसे निकलेगा। तो यहां से पहले इसको लेते हैं। यहां जाएगा c बटे 12 बराबर का 3 बटे c। यहां से हम त्रिशी गुणा करेंगे, इसके आगे यहां से देखते हैं। तो आ जाएगा c गुणे c बराबर का 12 गुणे 3, यानी c स्क्वायर हो जाएगा 12 36। c बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 36। तो c का मान कितना आएगा प्लस माइनस का 6। यहां से c का मान कितना है, प्लस माइनस का 6 आया, यानी प्लस का भी 6 आ सकता है और माइनस का भी 6 आ सकता है। उसके बाद अब हम इसको बराबर लेते हैं। इसको हल की बात करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस 6 आ गया, तो इसका मतलब आंसर जो आ रहा है हमारा आंसर कितना 6 आ रहा है। यानी जो इसका जो अंततः अनेक हल है, तो c का मान ऐसा क्या रखें कि उसका अनेक हल हो जाए, तो c का मान हम 6 रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी यहाँ पे c का मान निकालना, अंततः अनेक हल की बात उसने कहा है। तो अनेक हल की बात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। वो हमने रखा, तो अपने यहाँ से किसी को भी ले लें तो हमारा 6 ही मान आएगा। किसी अगर यहाँ से लेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो सभी सबसे कौन लफड़ा कर पा लें इतना। जब वहाँ डायरेक्टली c का मान आ रहा है तो हम इससे निकाल लेंगे, तो c का मान कितना आएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो हमें दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेम है।
उसमें कहा गया है, सब क्वेश्चन जो उदाहरण दिया गया था उसमें डायरेक्टली कह दिया गया था कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल। इसमें उसी का उल्टा कह देगा, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है, देखते हैं, इसको समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं इनसे प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रतिच्छेद का मतलब होता है अद्वितीय हल। समांतर का मतलब है कोई हल नहीं। इसका मतलब क्या है? कोई हल नहीं। और संपाती मतलब क्या है? अनेक हल। ठीक, चला समझ। जहां प्रतिच्छेद की बात आएगी वहां पे अद्वितीय हल का निकालेंगे, समांतर की बात आएगी तो कोई हल वाला निकालेंगे, और जब संपाती की बात होगी तो अनेक हल वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे समीकरण बने हुए हैं, तो सबसे A1 A2 उसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ A2 बराबर 7 हो जाएगा, B2 बराबर का 6 हो जाएगा और C2 बराबर -9 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेद की बात करें, फिर प्रतिच्छेद का ही निकाल लेते हैं। तो प्रतिच्छेद का क्या होता है हमारा? A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। यानी अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद की एक ही बात होती है। इसको देखते हैं, क्या अद्वितीय हल है ये वाला यार? कौन सा है? तो देखो A1 कितना देगा 5, A2 कितना दिया गया 7, डज नॉट इक्वल टू B1 -4 दिया गया और B2 कितना दिया गया 6 दिया गया। यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 5 बटे 7 डज नॉट इक्वल टू -2 बटे 3। ये तो सही बात है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं तो क्या होगा? हमारा प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां से जो पहला आएगा ये क्या आएगा हमारा? प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद समांतर का भी चेक करेंगे। समांतर का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। तो यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यही होता हमारा। अच्छा, देखते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यानी ये दोनों बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा। देखना A1 कितना हमारा है 5 बटे, ये 7 हो जाएगा। B1 B2 कितना आ जाएगा? -4 बटे 3 डज नॉट इक्वल टू C1 कितना दिया गया 8 और C2 कितना -9। अब देखो यहां पे देखो, ये क्या बराबर है? ये तो बराबर नहीं है और ना ये बराबर है। तो यहां से क्या कर सकते हैं? जब ये बराबर नहीं है ना ये बराबर है, यहाँ पे देखो A1 बटे A2 हमने रखा मान यहाँ पर, तो ये भी बराबर नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पे जो बात ये हो रही है, ये हमारी किसकी आ रही है? समांतर की आ जाएगी, क्योंकि ये तो बराबर होने चाहिए थे लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम प्रतिच्छेद सिद्ध कर चुके हैं। तो ये तो हमारा प्रतिच्छेद इतना हो ही गया, लेकिन इतना हमको देखना है मेन। इतना इसको देखेंगे तो क्या ये हमारा बराबर है? डज नॉट इक्वल टू बराबर है? नहीं बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? हमारे समांतर हो जाएंगी। ठीक, ये तो इतना हम सिद्ध कर चुके हैं कि डज नॉट इक्वल टू प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन फिर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा समांतर है। उसके बाद में देखें संपाती। संपाती मतलब अनेक हल होते हैं, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर होते हैं। देखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसको चेक करेंगे। जब इसको चेक करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा? संपात क्या पहला? समांतर। तो दूसरा वाला एक नहीं गलत हो गया थोड़ा, यहाँ से यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। जब ये डज नॉट इक्वल टू हो गया है तो इसका मतलब क्या? ये तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है? तीनों बराबर होते हैं, देखो नहीं, समांतर का मतलब होता है, गलत कर दिया हमने यहाँ पर। समांतर का मतलब होता है कोई हल नहीं। सही तो किया था। समांतर को संपाती मतलब होता है अनेक हल, संपाती का। तो यहां से करेंगे, ये हमारा समांतर हो जाएगा ये वाला।
तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये तो हमारा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं निकल रहा। जो भी हमने बताया कि ये बराबर नहीं, जिसका मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये भी देख लेते हैं, ये 5/7 -4/3 और बराबर का 8/-9, ये भी कोई लॉजिक नहीं, ये भी बराबर नहीं। तो इसका मतलब क्या, पहला वाला हमारा लॉजिक हो रहा है, ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो पहला सब थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, तो इसको पुनः देख लेते हैं एक बार। यानी इसमें प्रतिच्छेद करना, समांतर संपादित तीनों बताया गया है। तो पहले सवाल में इसको हमने हल किया, तो हमारा प्रतिच्छेद करना है पहले आ गया। उसके बाद दूसरा जब हमने नियम लगाया कोई हल वाला, तो इसमें देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें लग ही नहीं रहा। उसका तीनों बराबर होने चाहिए थे, यानी कि इसमें संपाती में अनेक, तो ये भी बराबर नहीं। तो इसका मतलब हमारा क्या है, पहले में क्या आएगा, प्रतिच्छेद करती हैं। जो रेखाएं हमारी हैं, जो निरूपित रेखाएं, तो एक बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती है। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो पुनः एक बार देखा। दूसरे पार्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं। दिया गया है 9x + 3y + 12 बराबर 0, फिर 18x + 6y + 24 बराबर 0 दिया गया। इसको देखते हैं, इसमें फिर से तीनों नियम लगाएंगे, कौन सा नहीं आता है देखते हैं। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 कितना 9 आ गया, b1 कितना 3 आ गया और c1 कितना आ गया 12। a2 हमारा 18 आ गया, b2 बराबर का 6 आ गया और c2 कितना आ गया हमारा 24। ये पता है कि a1 कैसे निकालता है, यानी a1x + b1y + c बराबर 0, तो इसे तुलना करते हैं। यानी a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना इस वाले में करते हैं। फिर a2x प्लस का b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं, इस वाले में करते हैं, तभी हमारे ये निकल के आते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं, पहले प्रतिच्छेद वाला निकालते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना 9 दिया गया, a2 कितना दिया गया 18, डज नॉट इक्वल टू b1 3 दिया गया, b2 कितना दिया गया हमारा 6 दिया गया। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, 9 × 9 9 × 18 2 3/2, यानी 1/2 आ गया, डज नॉट इक्वल सॉरी b2 6 दिया गया, 3 × 3 6, यानी ये तो बराबर आ गया, जबकि बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अगर ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद हो जाती, तो इसमें तो बराबर आ गया है। तो इसका दूसरा देखते हैं, यानी कौन सा, कोई हल नहीं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसको देखते हैं, a1 कितना मान दिया गया 9, a2 हमारा 18 दिया गया बराबर, b1 कितना दिया गया 3, b2 6 दिया गया, डज नॉट इक्वल टू c1 कितना दिया गया 12 और c2 कितना दिया गया 24। यहां से काटेंगे, 9 × 9 9 × 18, 3 कम से 3 × 6, 12 कम 12 बाद में 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये तो यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1/2 तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यानी ये दोनों इसके बराबर नहीं था। इसका मतलब ये वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा हमारा, ना समांतर, समांतर भी नहीं है और ना प्रतिच्छेद है। तीसरा देखते हैं जो अनेक हल है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये 9/18 हो जाएगा, बराबर का 3/6 हो जाएगा, बराबर का 12/24। 9 × 9 9 × 18, 3 कम 3 3 6, 12 कम 12 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी जो अनेक हल वाला है, संपाती वाला, इसमें देखो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो क्या है हमारी, ये संपाती है। क्या दूसरे हमारा क्या आएगा, संपाती है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, तो समझ में आया होगा। इसके आगे हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें फिर से तीनों कंडीशन लगाएंगे, फिर देखते हैं इसमें कौन सा आता है। तो सबसे पहले a1 a2 अभी बताया था कैसे निकालते हैं, यानी a1x + b1y + c1x बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो इससे निकलाता है हमारा। तो यहाँ से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ से a1 कितना आ जाएगा हमारा 6, b1 कितना आएगा -3 और c1 बराबर कितना आएगा 10, a2 बराबर 2 आएगा, b2 बराबर -y आएगा और c2 बराबर कितना आएगा 9। तीनों हमें निकालना है, तीनों ट्राई करते हैं। तो अद्वितीय हल का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो
A1 कितना 6 दिया गया है, A2 कितना 2 दिया गया, डज नॉट इक्वल टू B1 माइनस का 3 दिया गया और B2 कितना माइनस का y दिया गया। क्या ये बराबर है? यानी 6/2 डज नॉट इक्वल टू 3/y। यहां से इसको हल कर सकते हो, 2 3 6, तो यहां से क्या आ सकता है? यहाँ पर 3/1 आ सकता है। तो ये क्या डज नॉट इक्वल टू है, तो ये भी इसमें कह सकते हैं लग रहा है लग, लेकिन आगे और देखते हैं। फिर देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/6। तो A1/A2 कितना 6/2 आ गया। B1 कितना है हमारा माइनस का 3/B2 माइनस का y। सॉरी यहाँ पे 1 है, B1 का 1 माइनस का 1 तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 आया, माइनस का ये से कट गया हमारा। डज नॉट इक्वल C1 C2 कितना, C1 हमारा कितना रहेगा 10 और C2 कितना 9 दिया। देखो 2 1 2 3 6, यानी 3 बराबर का 3 डज नॉट इक्वल टू 10/9। देखो ये अब सेटिस्फाई हो रहा, दोनों बराबर आ गए, लेकिन तीसरा में डज नॉट इक्वल टू आया। इसका मतलब क्या, ये वाला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये समांतर वाला हो गया, समांतर में लग रहा है। अच्छा संपाती भी देख लेते हैं, अनेक हल वाला, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 कितना हमारा 6/2 बराबर का माइनस का 3 बटा माइनस का 1 बराबर का C1 कितना होगा 10/9। तो 2 1 कम 2 2 3 6, माइनस में करें 3 बराबर का 10/9। यहाँ पे ये लॉजिक तो लग रहा है, यहाँ पे तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला हमारा नियम नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्तों ये तीनों पार्ट आपको समझ में आएंगे, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो इसके आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से है, बिल्कुल कुछ भी नहीं चेंजिंग है। तो इसमें हम 1 2 क्वेश्चन करा देंगे। जैसे हमारा जो बटे वाला दिया गया, जैसे तीसरा पार्ट दिया गया है, बटे में दिया गया है, उसको कैसे करेंगे, संगत है क्या संगत है, ये निकालना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ पे काम होने वाला है, जहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, और जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ में। तो जब तक के लिए